नमस्कार, मैं डॉक्टर शशिकला गुप्ता। आज हम स्टार्ट करेंगे बीएससी पार्ट थर्ड पेपर थर्ड में डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण। इसको देखने से पहले हम एक बार ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी की डेफिनेशन देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑर्डर या कोटि क्या होती है या हम इसको किस तरह से परिभाषित करते हैं। देखिए, अगर हम सामान्य भाषा में कहें तो हमने जैसा कि जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन पढ़ी और हमने ये कहा कि जीरो ऑर्डर के लिए या फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमने ये कहा कि अभिक्रिया का वेग क्रियाकारक की सांद्रता के प्रथम घातांक के समानुपाती होता है। ये हमने प्रथम कोटि की अभिक्रिया की परिभाषा देखी थी। हम यहाँ जनरल करते हैं, देखते हैं कि हम अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं। तो देखिए, जैसे हम एक इक्वेशन लिखते हैं कि डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5। अगर हमने ये रिएक्शन देखी तो इस रिएक्शन को हम किस तरह से लिखते हैं? डिकम्पोजिशन यानी N2O5 डिकम्पोज होकर NO2 और O2 बनाता है। तो N2O5 के 2 मोल डिकम्पोज होते हैं और फिर ये प्रोडक्ट बनाते हैं NO2 और O2। NO2 के 4 मोल और O2 के 1 मोल बनते हैं। अब इस रिएक्शन को देखने से हमें ये लग रहा है कि क्योंकि रिएक्टेंट यहाँ पर N2O5 है और N2O5 के 2 मोल यहाँ पर काम आ रहे हैं, तो हमें देखने में ये लग रहा है कि N2O5 का जो विघटन है ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, क्योंकि 2 मोल इसमें काम आ रहे हैं। लेकिन वास्तव में ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया नहीं है, ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। कैसे? ये जो इसका अगर हम क्रियाविधि देखते हैं तो इसकी 2 स्टेप में इसका डिकम्पोजिशन होता है। फर्स्ट स्टेप में जो कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहलाती है, उसमें N2O5 का 1 मोल विघटित होता है। अब अभिक्रिया की कोटि क्या है? अभिक्रिया की कोटि है कि अभिक्रिया की कोटि अभिक्रिया के लिए प्रयोग द्वारा निर्धारित वेग समीकरण में सांद्रता पदों के घातांक के योग के बराबर होती है। यानी जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, उस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में जितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे वो उस अभिक्रिया की कोटि होगी। तो इसलिए N2O5 के क्योंकि केवल 1 मोल उस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए N2O5 के लिए जो ऑर्डर है वो फर्स्ट ऑर्डर होगा। तो इसलिए हम किसी भी अभिक्रिया की कोटि को हम किस तरह से परिभाषित करेंगे कि अभिक्रिया की कोटि वेग निर्धारण पद में भाग लेने वाले क्रियाकारकों के अणुओं की संख्या को हम कहते हैं। इट मीन्स नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल और रेडिकल्स और आयन पार्टिसिपेटिंग इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज नोन एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इस तरह से हम इस अभिक्रिया की कोटि को परिभाषित करेंगे। अब क्योंकि अभिक्रिया की कोटि एक प्रायोगिक राशि है, इसलिए इस कोटि का मान पूर्णांक हो ये जरूरी नहीं है। इसका मान भिन्न भी हो सकता है, ये फ्रैक्शन भी हो सकता है, या इसका मान शून्य भी हो सकता है। तो इस तरह से हम अभिक्रिया की कोटि को परिभाषित करेंगे। अब हम यहाँ पर अणुसंख्यता किसे कहते हैं उसको हम एक बार समझेंगे। जैसे हमने देखा कि कोटि तो वेग निर्धारण पद में भाग लेने वाले अणुओं या परमाणुओं या रेडिकल की नंबर होती है, लेकिन यहाँ पर जो अणुसंख्यता है वो अणुसंख्यता अभिक्रिया में जितने भी अभिकारक पार्टिसिपेट करते हैं उन अभिकारकों की कुल संख्या को
हम अणु संख्यता कहते हैं। यानी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं, परमाणुओं या मूलकों की कुल संख्या को हम अभिक्रिया की अणु संख्यता कहते हैं। यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स या एटम्स या रेडिकल्स पार्टिसिपेटिंग इन chemical reaction are known as molecularity of the reactions। तो अभिक्रिया जो है ये यूनिमोलिकुलर भी हो सकती है, एकाणुक भी हो सकती है, द्विअणुक भी हो सकती है यानी बाईमोलिकुलर भी हो सकती है, या टरमोलिकुलर या त्रिक-अणुक अभिक्रिया भी हो सकती है। यानी एक अणु भाग लेता है तो एकाणुक, दो अणु भाग लेते हैं तो द्विअणुक, और अगर तीन अणु भाग लेते हैं अभिक्रिया में तो उसको हम त्रिअणुक अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम एथिल एसीटेट का जल अपघटन करते हैं, है ना, हाइड्रोलिसिस ऑफ एथिल एसीटेट। तो आप ये जानते हैं कि जब हम एथिल एसीटेट का हम जल अपघटन करते हैं तो रिएक्शन होती है CH3 COO C2H5 प्लस H2O, है ना। ये एथिल एसीटेट जो कि H2O के साथ जिसका जल अपघटन हो रहा है एसिडिक मीडियम में, और इससे जो प्रोडक्ट बन रहा है वो एसिटिक एसिड यानी CH3COOH प्लस और एथिल अल्कोहल यानी C2H5OH होता है। ठीक है, यहाँ रिएक्टेंट क्या है? एथिल एसीटेट, और उस एथिल एसीटेट के साथ वाटर मॉलिक्यूल है। अब इस रिएक्शन को देखने में तो ऐसा लग रहा है कि ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, लेकिन वास्तव में ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल है वो एक्सिस में है, इसलिए यहाँ पर केवल एथिल अल्कोहल के 1 मोल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। और जब हम इसकी मॉलिक्यूलरिटी की बात करते हैं तो क्योंकि 1 मोल इसके एथिल एसीटेट के और 1 मोल वाटर के पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए ये इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 होगी, यानी ये बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है। तो इस तरह से हम इसकी ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी को समझ सकते हैं। और अब हम स्टार्ट करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जिसके हम अलग अलग मेथड आपके सिलेबस में हैं। सबसे पहला मेथड है इसका आइसोलेशन मेथड, या जिसको हम स्यूडो ऑर्डर मेथड भी कहते हैं। स्यूडो ऑर्डर यानी छद्म कोटि यानी आभासी एकाण आभासी कोटि विधि, या जिसे हम आइसोलेशन मेथड कहते हैं। तो देखिए ये मेथड जो है साइंटिस्ट W. ऑस्टवाल्ड ने दिया है, और उसने ये कहा कि जब हम कोई रिएक्शन जिसकी हमें ऑर्डर कैलकुलेट करनी है, तो उस रिएक्शन को, जैसे हमने यहाँ पर एक रिएक्शन लिखी हुई है, देखिए आप यही रिएक्शन देख लीजिए। इस रिएक्शन में देखो A, B, C ये रिएक्टेंट है, और इनके N1 मोल और N2 मोल और N3 मोल यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये एक रिएक्शन है। इस रिएक्शन में, यानी इस तरह की रिएक्शन में हम क्या करते हैं, जैसे 3 रिएक्टेंट है तो 3 में से हम किसी एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का इफ़ेक्ट हम पहले डिटरमाइन करते हैं, बाकी 2 रिएक्टेंट हम यहाँ पर एक्सिस में लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर सबसे पहले ये रिएक्टेंट हमने ए की कंसंट्रेशन को हमने ए के रेस्पेक्ट में हम ऑर्डर डिटरमाइन करते हैं, बाकी बी और सी हम एक्सिस में लेते हैं। तो इस ए के रेस्पेक्ट में अगर हम ऑर्डर लिखते हैं तो देखिए ये ऑर्डर क्या होगा, देखो ए की रेस्पेक्ट में dx रेट लॉ क्या होगा ए की रेस्पेक्ट में, dx अपॉन dt इज इक्वल टू के इंटू कंसनट्रेशन ऑफ ए की पावर n। क्योंकि हमने ए तो लिमिटेड अमाउंट में लिया और बी और सी हमने एक्सिस में लिया, तो इसलिए इसकी ऑर्डर ये हो गई। ठीक है, तो यहाँ इस ए की रेस्पेक्ट में ऑर्डर हम n1 डिटरमाइन कर लेंगे। इसी तरह से दूसरा एक्सपेरिमेंट हम क्या करेंगे कि भाई हमने बी जो है वो लिमिटेड अमाउंट में लिया
और ए और सी हम एक्सिस में ले लेते हैं, तो उस कंडीशन में जो रेट लॉ हम लिखेंगे dx अपॉन dt इज इक्वल टू k इंटू कंसनट्रेशन ऑफ b की पावर n2, है ना। तो इसलिए हमने n2 इसका डिटरमाइन कर लिया। अब तीसरा हमने क्या प्रैक्टिकल किया भाई, हमने सी लिमिटेड अमाउंट में लिया और ए और बी एक्सिस में लिया, तो उसके लिए रेट हमने लिखी dx अपॉन dt इज इक्वल टू k इंटू कंसनट्रेशन ऑफ c की पावर n3, और इस तरह से हम इसकी c की ऑर्डर हम n3 डिटरमाइन कर लेंगे। और हम इस रिएक्शन का ओवरऑल रेट अगर हम लिखते हैं तो आप देखिए इक्वेशन नंबर 1 ये होगी रेट लॉ, dx अपॉन dt इज इक्वल टू k इंटू कंसनट्रेशन ऑफ a की पावर n1, कंसनट्रेशन ऑफ b की पावर n2, कंसनट्रेशन ऑफ c की पावर n3, और इसका जो टोटल ऑर्डर है वो होगा n इज इक्वल टू n1 प्लस n2 प्लस n3। इस तरह से हम इसकी टोटल ऑर्डर डिटरमाइन कर लेंगे। अब हमने अलग अलग रिएक्टेंट A की रेस्पेक्ट में, B की रेस्पेक्ट में, C की रेस्पेक्ट में पहले हमने अलग अलग ऑर्डर डिटरमाइन कर लिए, और फिर इस तरह से हम इसका टोटल ऑर्डर n कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम इसका सेकंड मेथड देखते हैं, और वो सेकंड मेथड कहलाता है इनिशियल रेट मेथड, या जिसे हम डिफरेंशियल मेथड भी कहते हैं। अब इस मेथड में हम क्या करते हैं कि जितने भी रिएक्टेंट होते हैं उनमें से एक रिएक्टेंट लेते हैं पहले, और उस एक रिएक्टेंट की डिफरेंट कंसंट्रेशन लेकर हम इसके 2 बार प्रैक्टिकल करते हैं, और बाकी जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन को हम कांस्टेंट रख देते हैं। अब मान लो हमने एक रिएक्टेंट लिया और उस रिएक्टेंट की रेस्पेक्ट में ऑर्डर n है, और उसकी अलग अलग कंसंट्रेशन हमने ली C1 और C2। तो अब उसके लिए हमने अलग अलग रेट लॉ लिख दिया। फर्स्ट रेट लॉ लिखा हमने माइनस dC1 अपॉन dt इज इक्वल टू k C1 की पावर n, और फिर दूसरा हमने जो कंसंट्रेशन C2 लिखी तो उसके लिए रेट लॉ लिखा माइनस dC2 अपॉन dt इज इक्वल टू k C2 की पावर n। और अब हम ये दोनों इक्वेशन नंबर 1 और 2 हो गई, हम इक्वेशन नंबर 1 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी। देखिए कैसे, माइनस dC1 अपॉन dt डिवाइडेड बाय माइनस dC2 अपॉन dt इज इक्वल टू के C1 अपॉन C2 की पावर n। के से के कैंसिल हो गया, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। और इस इक्वेशन में हम लॉग दोनों साइड लेते हैं, तो लॉग लेने पर ये इक्वेशन हो जाएगी लॉग माइनस dC1 अपॉन dt माइनस लॉग माइनस dC2 अपॉन dt इज इक्वल टू n हमने कॉमन ले लिया विद इन ब्रैकेट लॉग C1 माइनस लॉग C2। और अब हम n की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ये जो log C1 माइनस log C2 है उसको हम इधर शिफ्ट कर देंगे तो वो डिवाइडेड बाय हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू log माइनस dC1 अपॉन dt माइनस log माइनस dC2 अपॉन dt डिवाइडेड बाय log C1 माइनस log C2। इस प्रकार हम इस अलग अलग कंसंट्रेशन के रेस्पेक्ट में हम ऑर्डर n डिटरमाइन कर लेंगे। अब हम दूसरा रिएक्टेंट लेते हैं, उस दूसरे रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में ऑर्डर हम डिटरमाइन कर लेते हैं, और इस तरह से हम उसकी टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम कैलकुलेट कर सकते हैं।